मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि अब धीरे धीरे ये कारवां बनते जा रहा है और वो जितना भी वीडियो है उसको हम लोग अरेंज कर चुके हैं और धीरे धीरे आप लोग तक करीब करीब जाना तो चाहिए। और मेंस 11 अक्टूबर को जो मेंस है उसके बाद पीटी के लिए ताबड़तोड़ हमला होना शुरू हो जाएगा। और आपको दिक्कत तो मतलब कुछ टेंशन लेने की जो आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर टेंशन में है। अरे यार, परीक्षा पहले अभी दिए नहीं कि टेंशन में आ गए। परीक्षा जब नज़दीक आ जाएगा तब कितना टेंशन, पीटी जब हो जाएगा तो कितना टेंशन आएगा, मेंस जब हो जाएगा तो कितना टेंशन, दौड़ में चले जाओगे तो कितना टेंशन होगा। जो कोई बच्चा है ना उसको 3 चरण पास करना है, 3 चरण में जाना है। तो आप पहले से टेंशन में तनाव में आ जाइए तो कैसे होगा। चलिए फिर बाद में आपसे बात करेंगे। बहुत सारा मेरे पास बात है और बहुत बात को बहुत मिस भी करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो खूब बात होती थी। बातें सर्वसाधारण हुआ करती थी। हर एक बच्चा का इंटरेक्शन, एक्शन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ पता चल पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अपने तरीके से सही माने में यहाँ पर अब चलता है वही कंप्लीट। लगता है ना कि हम लोग अब एक्टर हो चुके हैं, एक्टिंग की दुनिया में आ गए हैं। वही जो तुम लोग बोलते थे कैमरा एक्शन, वही हम लोग का शुरू, लाइट कैमरा एक्शन रेडी। तो चलिए देखो, सबसे बड़ा बात है ना कि बच्चा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर मुखातिब है और होना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। देखिए क्या है ना, मैंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स के अप्रोच में इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को एक मंत्र को सबसे पहले मंत्रोच्चारण कीजिए। इकोनॉमिक्स में क्या मंत्रोच्चारण करना है भाई? बैंक को जोड़ना है नेशनल मार्केट के साथ, नेशनल मार्केट को जोड़ना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। कुछ बहुत बड़ा बात तो आपको नहीं बोले कि भाई एक लंबा नाम है, ऐसा तो नहीं बोले कि वृहदारण्यकोपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, प्राचीन भारतीय इतिहास की तो बात कर नहीं रहे। एकदम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात को समझिएगा। तो बैंक को किससे जोड़ना है? नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट किससे जोड़ना है? इंटरनेशनल मार्केट। तो मैंने क्या कहा था कि बैंक इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बैंक को 2 भाग में बांटते हैं। एक पहले लिखिएगा इंटरनल और दूसरा लिखिएगा एक्सटर्नल। देखो भाई, एक है आंतरिक और एक है बाहरी। अब देखो, जो बाहरी बात है ना बैंक का, वो किसको कोरिलेट करेगा? नेशनल मार्केट को। नेशनल मार्केट किसको कोरिलेट करेगा? इंटरनेशनल मार्केट। तो सारा बच्चा पूछता था सर ये कोरिलेट कैसे होगा, बार बार बोलते हैं कोरिलेट होगा। तो सबसे पहले मैं स्टेप बताता हूं। देख, स्टेप फर्स्ट में तुमको करना क्या है? स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जानना है इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इकोनॉमिक्स का इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को बताए भी हैं, बताए थे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब बता दिए हैं। ये सब बताए थे आप लोग को कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी है क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है, किस संदर्भ में बात की जाती है। तो ये इसको समझो इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट है कि हम लोग बात करते हैं डेफिसिट का। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। तो घाटा तो किसी न किसी चीज में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सारे डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट क्लियर है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डेफिसिट, नेशनल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्लियर है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, डीमोनेटाइजेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब क्लियर है ना, तो फिर आपको इकोनॉमिक्स के अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई शुरू कहां से करेंगे? ठीक है सर, ये सब इंस्ट्रूमेंट का पता कर लिए, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई चैप्टर होगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रफ्तार अपना तय करना पड़ेगा, एक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी स्पीड को। तो क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। करने क्या जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे इंडिया के फ्रीडम के पहले, आज़ादी के पूर्व कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो था, बिल्कुल था। 1935 में आरबीआई के कंसेप्ट को देखते हैं, इंपीरियल बैंक के रूप में देखते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, मतलब इंपीरियल, एसबीआई, आरबीआई, फिर बहुत सारे बातें होती है जो आज़ादी के पूर्व की बात है। और फिर हम लोग आज़ादी के करीब करीब चीज़ों पर बहुत सारे बातें होती है, जिसका बेस ईयर भी हम लोग का चलता है। बहुत सारी चीज़ों को समझना है। फिर हम लोग उन सभी आज़ादी के पहले की चीज़ों को अगर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जगह होना जहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे, जहाँ से अपना स्टार्टिंग होगा कि नहीं? अब आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि हमें इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात करना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो करना कुछ तो पड़ेगा। तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग को स्टेप तय कर लेना है। देखो क्या है ना कि जितना चीज़ को तुम साइंटिफिक पढ़ोगे, साइंटिफिक का मतलब है कि जितना वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ोगे वो चीज़ तुम्हारा होगा, और जितना तुम रटने के ख्याल से पढ़ोगे ना वो चीज़ तुम्हारा नहीं होने वाला है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है भाई, कैसे स्टार्ट लेंगे? तो हमने क्या कहा था कि आज़ादी यानी 1947
1947 के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिकल चेंजेज होगा कि नहीं, बदलाव तो देखने की। हमारी जब लड़ाई थी कि हमारा खुद का नियम हो और खुद का कानून और इन चीज़ों को प्रोसीड करना है, तो पक्का जब हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहले इकोनॉमिकल चेंजेस लाएंगे कि नहीं, आर्थिक बदलाव लाएंगे कि नहीं, और 47 के पहले जितने भी चीज़ हुए उसको सामने लाएंगे कि भाई क्या क्या था। तो ये दो एक ट्रैक हो गया। इस दो ट्रैक को जब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ा करके, तो फिर इस ट्रैक को बटे करके हम लोग देख लेंगे भाई बैंक का किसके साथ, नेशनल मार्केट के साथ, नेशनल मार्केट का किसके साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। और बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर कनेक्टिविटी कैसे बताइएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हमने कहा था बैंक कितने भाग में, दो, कौन सा, एक्सटर्नल और कौन, इंटरनल। एक्सटर्नल किसको जोड़ेगा, नेशनल मार्केट को, नेशनल मार्केट किसको जोड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट को। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ना। तो छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज दैट बैंक ने अपना रेपो रेट, अक्सर सुनते होंगे, रेपो रेट को डाउन कर दिया, घटा दिया। रेपो रेट को हम लोग बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन, मतलब रीपर्चेज ऑप्शन इसका पूछता भी कभी कभी फुल फॉर्म रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन। अगर आपसे सवाल पूछेगा ना रेपो रेट कैसा रेट है, तो ध्यान देना है कि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट पर लेती है पैसा, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ठीक है सर, तो इसे कैसे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि जहां जो चीज हम लोग को मिलेगा वहीं पर, जैसे हम लोग यहां से चलना शुरू किए और यहां पर कोई टॉपिक मिला, तुरंत सरकमफ्रेंस मारेंगे और पूरा डेटा हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो ध्यान देना है कि इसका अप्रोच हम लोग के पास कैसे आएगा। आखिरकार रेपो रेट का कनेक्टिविटी आया, तो एक काम कर दो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टॉप पर रख लेते हैं और कमर्शियल बैंक को नीचे रख लेते हैं। तो आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ एक कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो सीबी से कमर्शियल बैंक, सीबी से छोटा भाई समझिएगा, और आरबीआई कौन सा, बड़ा भाई। तो हमेशा छोटा भाई को किससे पैसे की आवश्यकता होती है, बड़े भाई से। तो छोटका भाई जो है, छोटा जो भाई है, कमर्शियल बैंक है, जब आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है तो उसे कहते हैं बैंक रेट। और बदले में कमर्शियल बैंक किसको परसेंटेज देगी, आरबीआई को। फिर से देखिएगा, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज दे दे, दैट इज द बैंक रेट। तो यहां पर कौन टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म। उसी तरह शॉर्ट होगा तो कौन सा हो जाएगा, रेपो रेट। उसी तरह वेरी शॉर्ट होगा कौन हो जाएगा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सब बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान दीजिएगा। और बोलता है जब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी तेज होता है, आरबीआई के पास अपने पैसे को जमा करती है, वो भी कैसे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, कहते हैं कि नहीं। तो काम तो एकदम पक्का है। अब पूछिएगा सर, ठीक है ये तो समझ गए सर, आप चैप्टर बता दिया आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में रिलेशन। देखो यहीं पर ना बात खुलेगा। अब आरबीआई का आपको डिटेल देंगे तो पक्का एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, जैसे जीसी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश 1934 का 2 शेड्यूल नंबर, जैसे बात करेंगे 1935 में, जैसे बात करेंगे इसके राष्ट्रीयकरण 1949 की बात, तो पक्का एक आरबीआई से क्वेश्चन आएगा ना। फिर इसको क्या करेंगे, करंट अफेयर से जाके कोरिलेट कर देंगे, तो पूरा डिटेल हम लोग के पास आ जाएगा। लेकिन आप फिर आपसे मेरा तो आपका सवाल का जवाब हम कहाँ दे पाए हैं, अभी तक तो आपको बस इन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं। आपका सवाल था कि सर कैसे कनेक्ट करेंगे, आप बोले थे बैंक को नेशनल मार्केट से, नेशनल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट, कनेक्ट करके तो दिखाइए। तो देख, अगर रेपो रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी, तो रेपो रेट को अगर बढ़ाती है तो पक्का है कि इस कमर्शियल बैंक को लोन आरबीआई से महंगा मिलेगा या सस्ता, क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा या महंगा। रेपो रेट अगर बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक का आरबीआई से लोन लेने का टेंडेंसी कम होगा या ज्यादा, बताइए। रेपो रेट ज्यादा होगा तो पक्का है कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन जो है महंगा मिलेगा, तो हम लोग इंडिविजुअल को भी तो महंगा मिलेगा। तो रेपो रेट के बढ़ने से हमारे ईएमआई पर तो फर्क पड़ेगा। अभी सुना होगा ना, मोरेटोरियम हो गया, मोरेटोरियम हो गया, क्यों भाई, क्योंकि लोगों का इनकमिंग ही नहीं है, तो कहां से ईएमआई दे पाएगा। ईएमआई का मतलब था इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो इससे इंडिविजुअल तक भी लोन महंगा आएगा, और जब हमारे पास महंगा लोन आएगा तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि भाई थोड़ा सस्ता हो जाए, ताकि हम उस लोन को लें और अपने कार्यों में करें। देखिए, कहा जाता है कि जो हमारी एसेंशियलिटीज है, जो हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं जो न्यूनतम आवश्यकता है, मिनिमम जो एसेंशियलिटीज है, वो तो हम लोग का भोजन है, कपड़ा और आवास है। तो उन एसेंशियलिटीज के बाद भी जो हम लोग और जो खर्च करते हैं ना, वो चीज़ का जो टैक्सेशन होता है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। और जब हमारे पास पैसे बहुत कम आएंगे तो पक्का कि हम अपनी एसेंशियलिटीज पर ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे। कार क्यों खरीदेगा,
कार तब खरीदेंगे जब ईएमआई कम आएगा, जब बैंक से लोन जो लेंगे उस पर हम लोग का इंटरेस्ट रेट कम आएगा, तो फिर कार पर परचेज करेंगे। जो मध्यम वर्गीय का जो ग्रुप है, समूह है, वो तो ज़्यादा है ना, तो वो तब खरीदेगा ना जब उसको इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्योंकि मध्यम वर्गीय कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो पूरा मेजर करके करते हैं, कितना लगेगा कितना लगेगा। तो सारे लोग तो हमारे यहाँ बहुत एलाइट है नहीं, सारे बहुत तो रिच है नहीं। तो मध्यम वर्गीयों का जब तक एक जमाव, एक बड़ा एक समूह जब तक चीज़ों को खरीदेगा नहीं, तब तक बेहतर अप्रोच नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि रेपो रेट के घटने से और बढ़ने से मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है, और जब मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा तो वही जाके कोरिलेट करेगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हर एक देश का दूसरे देश में शेयर बिक रहा है। तो शेयर के खरीदार तभी तैयार होंगे जब उसे सहूलियत मिलेगी, वहां पर लिबरलाइजेशन मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी साख काफी मजबूत होगी तो सारे देशों का अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा, और जब सारे देशों का अटेंशन आपका आएगा तो निश्चित तौर पर जिस किसी पार्टिसिपेशन को लेकर अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या यूएनओ की बात करें तो वहां पर आपका दबदबा क्या होगा, मजबूत होगा। तो दैट इज द करेक्टिविटी। इसी चीज को समझना है, और इसी चीज को समझना इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स वो नहीं है क्या यार शुरू हो गए गरीबी बताते हैं क्या है, वो सब इकोनॉमिक्स नहीं है। वो ठग रहा है। गरीबी पढ़ाने के लिए क्या है, तगड़ा वाला कमेटी पढ़ाएगा, प्लानिंग कमीशन पढ़ाएगा, तेंदुलकर रिपोर्ट पढ़ाएगा, सी रंगराजन रिपोर्ट पढ़ाएगा, कैलोरीज का सिस्टम पढ़ाएगा, ये सारे चीज़ों को पढ़ाया और गरीबी का सिस्टम देख लिया, रैग्नारस का दुष्चर्य देख लेगा। तो गरीबी पढ़ाने के लिए, बेरोजगारी पढ़ाने के लिए नहीं है। पढ़ाने का है कि सबसे पहले बिहेवियर इकोनॉमिक्स आप समझ पाते कि नहीं, और जो बच्चा बिहेवियर इकोनॉमिक्स को समझा वही उस इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो हम आपको जो ना ताज़ा कर रहे हैं, पहले तो पूरा छिट्टा मार करके आप लोगों को पहले हरा कर लेंगे, और तब इकोनॉमिक्स का पूरा सिस्टम आप लोग तक पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि जब मैं इकोनॉमिक्स का पूरा अप्रोच आप लोग के दिमाग में दूंगा तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर में मजा आने वाला है तो दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना दूँ, अभी एक क्लास दिया हूँ, धीरे धीरे मैं इसको आगे प्रोसीड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा वेट कीजिए, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स, चूंकि अब वो रिवीजन का नहीं कि हम जल्दबाजी में पूरा उस बैच के लिए, मेंस वाले बैच के लिए रिवीजन करा देंगे। पीटी वाले के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिक्स, और आराम से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।